कल हमने देखा कि व्हाट इज ईगो और उस अहंकार में आईनेस के भाव को हमने समझा। उसके बाद हमने अहंकार को देखा कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम विचारते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उस भाषा में, उन विचारों में अगर मैं का भाव होता है तो वो अहंकार का अंकुर फूटता है और अनेकों शाखाओं के रूप में वो बढ़ने लगता है। और हमारी जन्म परंपरा, संसार इसी को बोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ ईगो। तो ईगो is the self-asserting principle of the individual soul, which gives a person a sense of distinction, separation and differentiation। मतलब कि जो अहंकार है, जो ईगो हमारे अंदर जब आता है, तो हमारे अंदर वो एक सेपरेटनेस का भाव या अलग होने का भाव, डिफरेंशिएशन, अलग होने का भाव ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर जो वननेस का भाव है, कि जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक योगी पुरुष की क्या परिभाषा है। एक योगी पुरुष की परिभाषा यही है कि मम आत्मा सर्वभूतात्मा, जो सभी में अपने समान ही दूसरे के भीतर भी उसी ब्रह्म को देखता है, उसी आत्म तत्व को देखता है। तो वो योगी की परिभाषा है। लेकिन उसके अपोजिट, अगर मैं अपने अंदर तो सब कुछ देख रही हूं, लेकिन सामने वाले को उस आत्म तत्व के भाव से नहीं देख रही हूं, तो फिर वो ईगो का डेवलप होना होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। अपने में और सामने वाले में जब अलग अलग का भाव होता है, सेपरेशन का भाव होता है, तो वहां पर ईगो जन्म लेता है। इट पुट्स अप ए बैरियर बिटवीन हिम एंड अदर्स, यानी कि एक बीच में बैरियर क्रिएट हो जाता है जहां पे ईगो का भाव आता है। उसको बोलते हैं हम सिंपल हियरार्की। सिंपल हियरार्की होती है कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, या मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान कम है, या मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, तुम मेरे जैसा काम नहीं करते हो। तो वो जो सेपरेटनेस का भाव है, एक बैरियर है, वो बैरियर जहां पर आता है वहां पर वो ईगो डेवलप होता है या ईगो जन्म लेता है। तो अब हमें ये अपने अंदर पहचानना है कि क्या मैं दिन भर अपना जो कार्य है वो मैं आईनेस के भाव से या मी माइंडनेस के भाव से, सेल्फिशनेस के भाव से बिताता हूँ, या मैं दूसरे के सामने या दूसरे के अंदर उस आत्म तत्व, उस प्रकाश तत्व को देखकर फिर मैं अपना कार्य करता हूँ। द ईगो हैज क्रिएटेड द आइडिया ऑफ सेपरेटनेस फ्रॉम गॉड। तो हम उस सेपरेटनेस के भाव के साथ ही दिन भर अपना काम करते हैं। तो अब हमें डायरी में क्या लिखना है? हमें डायरी में ये लिखना है कि अगर दिन भर में हमें कोई ऐसा सटीक, ऐसा हमें अलग से पहचान आता है कि मेरे पास ईगो है, मेरी ईगो ही बोल रही है और मैं उस आत्म तत्व के भाव को नहीं समझ रहा हूं, तो वो मैं दिन भर में ऐसे कौन से कार्य करता हूँ, वो हमें अपनी डायरी में लिखना है। सुबह मॉर्निंग में उठने का, मेडिटेशन करने का और इस पुस्तक के माध्यम से हार्ट कोहेरेंस को पढ़ने का, विशुद्ध प्रेम को पढ़ने का, हमारा पर्पस सभी का यही है कि हम जो एक एक क्षण अपनी जिंदगी का आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक क्षण हम अपनी जिंदगी का बिता रहे हैं, क्या उसके अंदर हम अपने ब्रह्म को देख रहे हैं या उस ईगो, उस अहंकार भाव को देख रहे हैं। ये हमारा पर्पस है हर रोज मेडिटेशन का और ये हार्ट कोहेरेंस चैप्टर को पढ़ने का। 2026
में हमें अपने आप को इतना इवॉल्व कर लेना है कि हम एक योगी पुरुष की संज्ञा को प्राप्त कर लें। तो हमें ये अपने अंदर उस प्रैक्टिकल जो हमारी जिंदगी है उसमें हमें सीखना है। फिर वो क्या कहता है, ईगो क्या होती है? इट इज द वेलिंग पावर ऑफ माया विच कीप्स वन इन इग्नोरेंस। मतलब धोखे में रखती है। मतलब वो एक माया का पर्दा हमारे ऊपर छाया रहता है। और जब माया का पर्दा छाया रहता है तो वही अज्ञान होता है, इग्नोरेंस। तो हम उस अज्ञान के उस पर्दे के भीतर ही अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हमारी तो कभी मृत्यु होनी ही नहीं, हम इतना धन इकट्ठा करते हैं, है ना, इस तरह का भाव रखते हैं कि बस ये जो जीवन है, ये जीवन बस हमने जो ज्ञान प्राप्त किया या जो हम कर रहे हैं उसके अंदर अहम के भाव के साथ ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। द ईगो आइडेंटिफाइज इट सेल्फ विद द बॉडी माइंड एंड सेंसेस। सिर्फ तीन ही चीजें, सोल का कहीं आसपास जिक्र भी नहीं होता ईगो में। बॉडी माइंड एंड सेंसेस मतलब मन और इंद्रियां आपस में ही इतनी लिप्त हो जाती हैं कि वहां पे अहंकार के सिवाय हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों के आगे वो पर्दा इग्नोरेंस का पड़ा रहता है। वॉट एवर वन फाइंड्स द प्ले ऑफ इगोइज्म देयर इज माइंडनेस, सेल्फिशनेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मतलब वहां पे ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। और जहां पर सेल्फिशनेस आने लगे, लाइक्स और डिसलाइक्स आने लगे, वहां पर ये जब ईगो जन्म लेती है तो हमारे शरीर का जो ब्रेन का फंक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ा, सिंपैथेटिक सिस्टम हम पढ़ते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर वो बदलाव आने लगते हैं। हम कहते हैं ना कि जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आती है, चाहे वो थायराइड हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, कोई भी हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, उसका रीजन खाना नहीं होता है। उसका रीजन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से हम अपना जीवन बिताते हैं उसके अनुसार ही हमें बीमारियां आती हैं। यानी कि सारी डिजीजेस हमारी मन से शुरू होती हैं, उस कारण शरीर से शुरू होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे प्राण शरीर पे जाती हैं, और उसके बाद फिर हमारे भौतिक शरीर पे आती हैं। तो 95% जो बीमारियां हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की जो बीमारियां हैं, उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में भयानक रोग आते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं मैंने तो ऐसा खाया था इस वजह से ऐसा हो गया, मैंने डायबिटीज इसलिए हो गई क्योंकि मैंने ज्यादा मीठा खा लिया था, है ना। तो अब जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन्स, जो एलोपैथी या मॉडर्न जो मेडिसिन्स होती हैं, उसके जरिए हम मेडिसिन्स तो खाते हैं और वो कहीं किसी हद तक वो रोक के भी रखती हैं। लेकिन हम दवाई लेते लेते ये नहीं समझ पाते कि हमने अपने आप को करेक्शन करना होता है। हमारी आधे से ज्यादा बीमारियां हमारी इगोइज्म की वजह से होती हैं। जहां पर वो क्या बता रहे हैं कि जहां पे लाइक डिसलाइक आता है, सेल्फिशनेस आती है। सेल्फिशनेस में इतना ही है कि मैं अपना पानी का गिलास अच्छे तरीके से रखती हूँ, दूसरे को देती हूँ तो जैसा है वैसा ही ठीक ना। ये इतनी सी उस में जब सेपरेटनेस का भाव आता है तो वो ईगो ही होता है। अब लाइक एंड डिसलाइक, पैशन, एंगर, ग्रीड, हिपोक्रेसी, प्राइड, जेलेसी, डिल्यूजन, impertinence, craving, clinging to the objects, attachment to name and form, and the idea of agency or doership और enjoyership। तो अब देखो कि इतने सारे इन्होंने वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ ईगो की बताई हैं स्वामी शिवानंदा जी ने। वो कह रहे हैं कि जैसे ईगो जब आपके पास होता है तो लाइक डिसलाइक, पैशन, एंगर, ग्रीड, मतलब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं।
जेलेसी का भाव आता है, क्रेविंग होती है। अब ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे वो क्रेविंग का सेंटर भी दिखाई देता है, जहाँ पे लाइक डिसलाइक का सेंटर भी दिखता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो डूअरशिप है, वो सोचता है कि बस मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ना एंजॉयरशिप, कि मतलब उसको उसी काम में उस ईगो के साथ रहने में ही मजा आता है। तो अब ये सारी चीजें पढ़ने का मतलब सिंपल इतना है कि हम, हमारे जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, जिसमें हमारा जो भौतिक शरीर है, जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो धातुएं बनती हैं, उसके परे जो और हमारे मनस शरीर है ना, सुप्रामेंटल बॉडी है, जो कारण शरीर है, जो प्राण शरीर है, वो उस उन शरीरों में, उनको हम ना समझते हुए सिर्फ अपने मन शरीर को बड़ा करते रहते हैं, यानी कि इंजॉयरशिप या डूअरशिप। तो मन और जहाँ इंद्रियां आपस में लेने लगती हैं, तो वो ईगो डेवलप होता है। तो अब भगवत गीता के 16वें अध्याय का 13वां श्लोक है कि वो एक्सप्लेन करते हैं भगवान कृष्ण कि हाउ द ईगो इन्फ्लुएंसेस द माइंड एंड मेक्स ए पर्सन थिंक। तो ये एक श्लोक है, इसको मैंने अगली स्लाइड में बताया है। ये हिंदी में है, लेकिन इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं उनका मैंने देखा कि उन्होंने इजी वे में इस बात को समझाया है, इस श्लोक को। कि वो कहते कि डेमोनियक पर्सन थिंक्स सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे। वो कहते मेरे पास इतना धन है, मैं इस धन को और बढ़ा लूंगा, आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम्स। मतलब वो प्लानिंग करता रहता है मन अपने अंदर ही अंदर कि मैं इस प्रकार से धनवान बन जाऊंगा और मैं ज्यादा धन कमा लूंगा। अब तो मेरे पास इतना है, मैं आगे भविष्य में और बढ़ा लूंगा और ज्यादा करता चला जाऊंगा। सो मच इज माइन नाउ एंड इट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर मोर एंड मोर, एंड ही इज माई एनिमी एंड आई हैव किल्ड हिम एंड मेनी अदर एनिमीज विल ऑल्सो बी। और मैं चुपचाप अपनी चालाकियों से उस धन को बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं और अपने सराउंडिंग में जो भी होगा उन सब से आगे निकल जाऊंगा। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, और मैं एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा। आई एम द इंजॉयर, और मैं उसको मजे से इंजॉय करते हुए उसको इस्तेमाल करूंगा। आई एम परफेक्ट पावरफुल एंड हैप्पी। और इसी में उसको खुशी मिलती है, इसी में वो अपने आप को शक्तिशाली देखता है, इसी में वो अपने आप को परफेक्ट समझता है। आई एम द रिचेस्ट पर्सन सराउंडेड बाय एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स। मैं ही अपने आप में महान हूँ। देर इज नन सो पावरफुल एंड हैप्पी एज आई एम। और मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, और मेरे से ज्यादा इस प्लेजर को मतलब हैप्पीनेस को लेने वाला और कोई नहीं है। आई शैल परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, आई शैल गिव सम चैरिटी एंड थस आई शैल रिजॉइस। और थोड़ा बहुत जो हम किसी दूसरे को थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, उसी को मैं आनंदित तरीके से जीऊंगा। और फिर वो क्या कहते हैं, इन दिस वे द सच पर्सन्स आर डिल्यूटेड बाय इग्नोरेंस। ये नहीं पता कि ये उनका कितना बड़ा एक अज्ञान है। तो आप देखो कि मन कितनी सारी प्लानिंग करता रहता है ना। जैसे मैं तो कॉमन एक एग्जांपल देती हूँ हमेशा, कि जब हम किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ मन के अंदर प्लानिंग चलती रहती है कि मैं उसको अपने आप को शो करना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत समझदार हूँ। मैं ये शो करना चाहता हूँ कि देखो मैं कितने अच्छे तरीके से घर चलाता हूँ। हम अपने मन के हिसाब से उस प्लानिंग के चक्कर में ही लगे रहते हैं, शो करते हैं कि देखो कितना बड़ा घर है ना, कितनी अच्छी नौकरी है, कितने में पैसे कमाता हूँ। तो हर चीज में वो डूअरशिप और एंजॉयरशिप हमारे अंदर पनपती रहती है। और जैसे जैसे वो डूअरशिप कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, तो मैं का भाव जो है वो उत्पन्न होता रहता है। तो ये श्लोक जो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मन को मतलब ईगो, ईगो की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे अहंकार आता है तो इन्फ्लुएंसेस द माइंड एंड मेक्स ए पर्सन थिंक।
मतलब वो मन को अ, मन के जरिए वो जो अहंकार है वो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं ही इसको काम को करने वाला हूं, जो डूअरशिप है। अब हम थोड़ा और आगे, अब हमें थोड़ी सी साइंस शायद समझ आ जाए, तो हम उस अहंकार को जब सीखेंगे तभी हम उसके अपोजिट हिस्से को, कि आत्मज्ञान को सीख सकते हैं। एक तो हमारा अज्ञानता है और एक हमारी, हम उस आत्मज्ञान को सीखना चाहते हैं। तो इन दोनों में जैसे ईगो सेल्फ और क्वांटम सेल्फ, यानी कि आपका अहंकार तत्व या फिर आपका आत्म तत्व का भाव, दोनों में कितना फर्क है। तो वो कह रहे हैं कि सिंपल हियरार्किकल कंडीशन फिनोमेना दैट वी कॉल द ईगो, मतलब जहाँ पे कंडीशनिंग होती है, मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, जब पहली बार मिलते हैं तो हमारा बिल्कुल निर्मल निश्चल आत्म तत्व भाव से हम पहली बार मिलते हैं, हमारे मन में कोई भाव नहीं होता। लेकिन हम उससे अगले दिन मिलते हैं, फिर उससे अगले दिन मिलते हैं, फिर उससे अगले दिन मिलते हैं। तो जब हम बार बार मिलते हैं तो हम पहली बार के मिलन के को छोड़कर हम जब दूसरे दिन मिलते हैं तो पहला और दूसरा दिन मिल जाता है और हमारे मन के अंदर कुछ मेमोरी आने लगती है। इनकी यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है कि एक बार मिलेंगे, फिर दूसरी बार मिलेंगे, तो मन अंदर से अलग अलग तरह के अर्थ निकालने लगता है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। और धीरे धीरे फिर हमारा ईगो आगे बढ़ता चला जाता है। इसी को हम सिंपल हियरार्की बोलते हैं। कि क्या हम ऐसा करते हैं कि आज हम एक व्यक्ति से मिलते हैं और अगले दिन जब हम उस व्यक्ति से मिलें तो एक नई दृष्टि हो हमारे पास, एक बिल्कुल आ, हमारे अंदर उस आत्म तत्व का भाव हो, हम उस पिछले दिन की यादों के साथ ही, अपने उस एनालिटिकल माइंड के साथ ही हम अगले दिन उस व्यक्ति से मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आज जैसे वो हम मिलते हैं तो मेरा सर्वेंट जो है वो मैं पानी मंगवाती हूँ अपने सर्वेंट से, वो पानी लेकर नहीं आता। मैं फिर से बेल देती हूँ ऑफिस में बैठकर, वो बेल सुनता है तो वो कहता है जी अभी ला रहा हूँ। तो वो कुछ देर के बाद पानी लेकर आता है। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया था कि मैंने 3 बेल बजा ली और तुम पानी लेट लेकर आए हो। वो कहता है कि नहीं, कोई बाहर आया हुआ था, मैं उसको बता रहा था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तो ठीक है। तो अब अगले दिन मैंने बेल बजाई, तो जब मैं अगले दिन बजाती हूँ और वो नहीं आता है तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा, मेरे दिमाग में वो कल की बात का इंटरप्रिटेशन जाएगा कि देखो कितना बदतमीज है, मैंने आज भी बेल बजाई और आज भी वो नहीं आया, क्योंकि कल भी उसने ये बदतमीजी की थी। हम हमारे अंदर जो ईगो होता है, हमारा जो मन है, उसके अंदर वो जो भाव हैं वो पनपते रहते हैं। किसी दूसरे के प्रति जब हम व्यवहार करते हैं तो हम उस प्रेजेंट मोमेंट में ना होकर, उस वर्तमान क्षण में ना होके, हम उस पिछले भूतकाल में चले जाते हैं और भूतकाल की यादों के साथ ही हम उस व्यक्ति का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, तब हमारा ईगो धीरे धीरे वो कंडीशनिंग की नेचर में आने लगता है। तो जब वो पानी लेकर आता है तो मैं उसी तरीके से व्यवहार करती हूँ, कल वाले भाव के साथ मैं उसके साथ व्यवहार करती हूँ, इस वर्तमान क्षण के अनुसार उसके साथ व्यवहार नहीं करती हूँ। और ये योगी की परिभाषा नहीं होता, ये फिर अहंकार के भाव की परिभाषा में आता है। तो हम इस प्रकार से अपनी सिंपल हियरार्किकल या कंडीशनिंग फिनोमेना के साथ ही अपने जीवन को जीते हैं। हम उस वर्तमान क्षण में उस सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपना जीवन नहीं जीते, हम जीते हैं
पुरानी यादों के साथ, जहाँ पे हमारा अहम का भाव पल रहा होता है, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। तो वो देखो क्या कह रहे हैं, इट्स नेचर इज टू मेंटेन ए स्टेटस क्वो। मतलब अपने आप को वो एक डूअरशिप दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हें ऐसा कर सकता हूँ ना, मैं अगर तुमने ऐसी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें हटा सकता हूँ ना, मैं तुम्हें धमका सकता हूँ। तो वो जो डूअरशिप है, एक कंट्रोल ओवर इट्स फिक्स्ड प्रोग्राम, मतलब उसका एक अपना फिक्स्ड प्रोग्राम होता है ईगो का। वो मतलब वो उसका फिक्स्ड प्रोग्राम क्या है कि भाई मैं ही एफ किंग, मतलब मैं ही राजा हूँ यहाँ का, मेरे बिना मतलब यहाँ पर पत्ता नहीं हिल सकता। एफ किंग का जब भाव आता है ना, तो तब हम उसको ईगो बोलते हैं। और अब हम दिन भर में देखें कि हम इस तरह का भाव, स्टेटस क्यू का भाव, कि हमारे हर रोज की जिंदगी में जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, अपनी मेड से बात करते हैं, सर्वेंट से बात करते हैं, कोई हमारा रिलेटिव आता है उससे बात करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं तब हम किसी से बात करते हैं, तो क्या हम उस वर्तमान क्षण के अनुसार करते हैं या हम अपने मन में इंटरप्रिटेशंस के साथ उससे बात करते हैं, हम न्यूट्रल होते हैं नहीं होते हैं। द ईगो कैन बिकम ए बैरियर ऑफ आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्वांटम सेल्फ। मतलब कि जो हमारा आत्म तत्व का जो भाव है, यानी कि हार्ट जो अंदर से आवाज लगाता है, हमारा वो हार्ट का जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाता। उस आत्म तत्व का भाव जो है वो हमारे अंदर उसका बीज पनप नहीं पाता ना। अब जैसे जब बच्चे हमारी फैमिली में बड़े होते हैं, तो बच्चे बच्चे को नहीं पता होता है कि अहंकार ईगो क्या होता है, क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो उसके ऊपर ज्यादातर आत्म तत्व का भाव ही होता है, मन हम सिखाते हैं उनको। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सराउंडिंग में वो अपनी माता से, पिता से, दादी से, दादा से, नानी से, नाना से, सराउंडिंग में जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार से कार्य करता है, उसके अंदर धीरे धीरे उसकी भी मेंटल बॉडी डेवलप होने लगती है, उसकी भी वाइटल बॉडी डेवलप होने लगती है। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सोल जो होती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो अपनी वाइब्रेशन से सोल और माइंड, मनस, दोनों मिलके उन वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और बिना कुछ कहे ही वो बच्चा सारी चीजों को ग्रेस्प करने लगता है कि मेरी मम्मा ऐसा करती है ना, और मेरे पापा ऐसा करते हैं, मेरी दादी ऐसा करती है, मेरे दादा ऐसा करते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में वो एक जो मन की परत है, या मन मन शरीर है, वो डेवलप होने लगता है। तो हमारा क्वांटम सेल्फ जो होता है, यानी कि जो आत्मा तत्व का भाव है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और मन का भाव, अहंकार का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हाउ डज ईगो arise if our initial subject response to every external stimulus object should be the quantum self? वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। होता तो हमारे अंदर आवाज हमारी सबसे पहले हृदय में आती है, हमारे अंदर वो आत्मा अंदर से हमें जगाती है, वो अवेयरनेस याद कराती है, क्योंकि हम 24 तत्वों से बने हुए हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा वो जो महत है, यानी कि जब हम प्रकृति और पुरुष और महत, यानी कि हमारे क्वांटम सेल, वो सबसे पहले हमारे सात शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है। उसके बाद मन आता है, अहंकार आता है, इंद्रियां आती हैं। तो और यही स्टेज वाइज हमें अपने अंदर से ये समझ होती है कि हमारे अंदर वो वॉइस आती है। हम बचपन से ही उस वॉइस को पहचानना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में हमारे पेरेंट्स को भी इस तरह का ज्ञान नहीं होता। पहले तो हम भगवत गीता, रामायण पढ़ते थे, है ना, हम चर्चा करते थे, आपस में बातें करते थे। लेकिन आज के इस समाज के उस समय काल में किसी के पास समय नहीं है, सब फोन के ऊपर बिजी हैं, सब इंस्टा पे बिजी हैं, बेकार की बातों में बिजी हैं, तो हम इन चीजों को सीख नहीं पाते। तो हमारे सराउंडिंग में बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं। तो
ये वो क्या कह रहे कि एवरी टाइम द apparatus ऑफ द टेंगल्ड हियरकी, दो तरह की हियरकी होती है। एक होती है सिंपल हियरकी जहाँ पे मन जन्म लेता है, एक टेंगल्ड हियरकी होती है कि दूसरे को भी वैसा ही समझो जैसे आप हैं। उसको बोलते हैं टीएच, बोलते हैं इनको टेंगल्ड हियरकी बोलते हैं क्वांटम की लैंग्वेज में। तो ये जो पार्ट है, मैंने एक बुक है क्वांटम ब्रेन, वहां से मैंने ये पंक्तियां ली हैं कि ताकि हम अच्छी तरीके से समझ जाएं कि हमारा जो सिंपल हियरार्किकल, जो हमारी मेमोरी की छाप होती है, वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में जमा होती रहती है। हम कहते हैं ना कि अगला जन्म होगा तो देखी जाएगी, होता है नहीं होता है, चलो ना भी हो मान लो, लेकिन हमारी जो सीक्वेंशियल मेमोरी होती है वो तो हमारे चारों तरफ इस इनविजिबल फील्ड में जमा होती रहती है। आगे क्या होगा, आगे जो विज्ञान है वो जाने, लेकिन वो हम हमारा जो भाव है वो तो हम पहचानते हैं ना कि हमारा भाव कैसा होता है। तो जो टेंगल हियरार्की का स्टिमुलस होता है, वो ये कह रहे कि प्रोसेस स्टिमुलस इट मेक्स ए मेमोरी ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स। हर बार जब हम किसी से मिलते हैं या हर बार जो हम काम करते हैं, तो उसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सामने कैसा है और उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होके, स्वच्छ होके, बहुत शुद्धता से किसी से बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेंगल्ड हियरार्की। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा भाव बिल्कुल टेंगल्ड वे में होता है कि एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक भाव होता है। लेकिन जैसे जैसे ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स बढ़ता है आगे, हम एक बार मिलते हैं, हजार बार मिलते हैं, देखो पहले झगड़ा नहीं होता। अगर कोई हमारे पास आके रहने लगे, एक साल रहने लगे, 2 साल रहने लगे, तो ऑटोमेटिकली झगड़ा बढ़ जाता है। क्यों? हम एक दूसरे में भेद, सेपरेटनेस का भाव देखने लगते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, मन मतलब विचलित होने लगता है। तो what does the response consist of? A subject that I can look at as me and the object. This goes into memory. जो मैंने अभी समझाया कि जो मी सेंटर्डनेस है कि ये मैंने किया है, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तूने मैंने तेरे को घंटी बजाई तो तू आया क्यों नहीं पानी पिलाने के लिए। ये जो मैं का भाव है, इससे हमारी धीरे धीरे वो हम अब हमारे अंदर वो स्मृतियाँ, या आप कहें कि हमारे अंदर कुछ प्रवृत्तियां बनने लगती हैं। और जो वो प्रवृत्तियां बनती हैं, तो उसी के अंदर हमारा अहंकार पल रहा होता है। अब ये जब अहंकार पलता है, तो धीरे धीरे जब वो व्यक्ति मुझे सामने दिखाई देता है, जो मेरे लिए पानी लेके आता है हर रोज, मेरा जो पियन है, तो मैं उस अहंकार जो पल रहा होता है उसी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करती हूँ। इधर आ, पानी पिला मेरे को। ना किसी दूसरे के को भी मैं ये कहती हूँ, देखो इसने कल घंटी बजाई थी, इतना बदतमीज है कि आया नहीं। मतलब उस अहंकार को मैं और भी ज्यादा बढ़ा देती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम द सेम स्टिमुलस अराइव्स एट द ब्रेन and the memory plays back, giving a secondary stimulus, a reflected image, so to speak। तो हमारे जो अंदर के न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर ये सेकेंडरी स्टिमुलस, फिर टर्शरी, तीसरी बार स्टिमुलस, फिर चौथी बार जब ये स्टिमुलस होता है, तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर उसका इंफॉर्मेशन, मेमोरी, सब चारों तरफ उस मेंटल बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशनल लेवल पे जमा होने लगता है। So the brain perception system has to respond not only to the primary stimulus but also to the secondary stimulus। तो हमारा जो ये ब्रेन है ना, ये जो डब्बा है, इसके अंदर वो सारी चीजें जमा होती रहती हैं, प्राइमरी भी, फिर सेकेंडरी भी, फिर टर्शरी भी। और इस प्रकार से हमारा मन और मस्तिष्क मिलके उस अहंकार को जन्म दे देते हैं। तो अब हम पिक्चर में देखें कि जो ईगो सेल्फ है, उसमें रीजनिंग लिखा है ना, कॉन्टिन्यूअस लिखा है। रीजनिंग तो हमें बात समझ आ रही है ना, कि रीजन हम कुछ ना कुछ एनालिटिकल माइंड से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि देखो कल उसने पानी नहीं पिलाया तो इसलिए वो बेकार इंसान है, क्योंकि उसने, मैंने 3 बार घंटी बजाई वो आया नहीं, इसलिए वो बेकार है।
मतलब हम उस जजमेंट में चले गए जहाँ पे हमने उसको निकम्मा घोषित कर दिया, है ना, बेकार घोषित कर दिया, ईगो सेल्फ है। क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव होता है कि जहाँ पर हम कल की बात को छोड़कर आज के ही उस समय काल में हम उसको नई दृष्टि से देखें, नए तरीके से देखें, ना कि पिछली यादों के साथ देखें। तो कॉन्टिन्यूअस लिखा है। कॉन्टिन्यूअस वो होता है जहाँ पे हमारी स्मृतियाँ बनती चली जाती है, कॉन्टिन्यूटी मतलब हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसी कंडीशनिंग बोलते हैं, है ना। हम पिछली से बातों को याद रखते 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 हमारा ईगो सेल्फ डेवलप होता चला जाता है। हम मतलब छोड़ ही नहीं सकते। अब हमारे घर में किसी से पहले झगड़ा हुआ 10 साल पहले, तो उसके बाद आज भी हम उस बात को याद रख के उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो वो ईगो सेल्फ का पार्ट होता है जो कॉन्टिन्यूटी में। ऐसे ही कई रिसर्च पेपर मैंने पढ़े कि एक में हम अपने लाइफस्टाइल में अपने उस ईगो को पालते रहते हैं और उसी के अनुसार ही हम अपनी पूरी फैमिली को उसी नज़रिए से देखते रहते हैं, और जिससे हमारे ब्रेन के अंदर वो कंडीशनिंग की सर्किट्स पैदा होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन कंप्लीटली, सारे जितने भी ब्रेन के हमारे पार्ट्स हैं वो मिलकर काम नहीं कर पाते और हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम ईगो सेल्फ और क्वांटम सेल्फ को हम याद रखें कि जो ईगो सेल्फ है वो रीजनिंग, कॉन्टिन्यूअस, डिटरमिन्ड, मतलब वो इतना ढीठ होता है, मतलब जिद्दी होता है हमारा। वो पर्सनल लेवल पे ही सोचता है ईगो सेल्फ। उसका मतलब पर्सनलाइजेशन होता है कि मेरा हित क्या है, बस उसको अपने हित की पड़ी है, दूसरे के हित की बिल्कुल नहीं पड़ी होती। वो पर्सनल होता है ना। मतलब जैसे मान लो ऑफिस में अ, कोई मिलने के लिए आता है और अ, वो कहता है जी मेरी फाइल पड़ी है, तो हम कहते हैं बैठो बैठो आप, हम आपकी फाइल को निकालते हैं। अब हम उसकी फाइल निकाल देते हैं। तो फाइल जब निकालते हैं तो अंदर से हमारा भाव ये होता है कि हमारी बड़ाई करे, अंदर से भाव ये होता है कि ये कल को जाके कहीं औरों को भी बताए कि भाई बहुत अच्छा अफसर था, देखो उसने मेरा काम कर दिया, जबकि इट वॉज माई ड्यूटी। वो काम तो मुझे करना ही था, लेकिन आ, उसमें मेरे को भी अहंकार भाव आ गया कि मैंने देखो उसकी फाइल निकाल दी, वो मुझे याद रखेगा। उधर से वो भी कर रहा है और मुझे भी अपने अंदर से वो अहंकार का भाव आता है। तो इससे हमारी कंडीशनिंग होती है, हम डिटर्मिन्ड होते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं होते, सिर्फ डिटर्मिन्ड होते हैं। लीनियर होता है, लोकल होता है, और वो नॉन लोकल होता है। जब हम न्यूट्रल वे से काम करते हैं तो नॉन लोकल का मतलब हम बियॉन्ड टाइम अपनी उस शाश्वतता को जी रहे होते हैं। नॉन नॉन लोकल का मतलब होता है कि यू आर जस्ट एज द सोल व्हेन वी बिहेव विद अदर्स। मतलब एक ब्रह्म लेवल पे, हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म लेवल पे जीना, उसको बोलते हैं नॉन लोकल। आप बियॉन्ड टाइम जी रहे हैं, इसी को हम सतयुग बोलते हैं। कि जब हम किसी के साथ पे व्यवहार करें तो उस आत्मज्ञानी के योगी पुरुष के हिसाब से ही व्यवहार करें, तो वो नॉन लोकल होता है। लोकल होता है कि पर्सनल, मेरा फायदा किस में है, वो लोकल होता है, पर्सनल होता है। और सिंपल हियरार्की और टेंगल्ड हियरार्की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो ईगो है वो किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित करती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स हमें याद रखना है कि जब पहली बार जब हम मिलते हैं तब हम बिल्कुल स्वच्छता से, शुद्धता से अपने आत्म भाव के साथ होते हैं। लेकिन जब दूसरी बार मिलते हैं, तीसरी बार मिलते हैं, तो वो हमारा ईगो का जो एरिया है वो उसको कवर कर लेता है। तो हमने ईगो को समझा,